So we are continuing with the embryology recalls. The lighting is bad. Let me just. I don't have a notebook. Let me just put a notebook. Wait. Yes. Now we have. It's a flashy white paper. This was relatively pale. This is anemic, and this is not. Okay. So yeah, the first recall of embryology that I'm going to discuss today is going to include oocytogenesis and oocytogenesis and ootidogenesis. Okay. Yes, and ootidogenesis. So does anyone know the difference between them? So we have oogenesis. Now everyone, even a child, knows about, not a child but a plain biology student knows about oogenesis. But when you're giving MRCOG1, you should know that there is oocytogenesis and ootidogenesis. Just like there is spermatocytogenesis, spermiogenesis, spermatidogenesis. In spermatogenesis there are 3 terminologies, but in oogenesis there are 2 terminologies. So what are the 3 terminologies in spermiogenesis? What are the 3 terminologies in spermiogenesis? Okay, ऐसा मैंने मुझे खुद भी याद नहीं आई थी. Okay, those 3 terminologies were spermatocytogenesis, spermatidogenesis, spermiogenesis. Okay, so oocytogenesis के यहाँ पर होगा spermatocytogenesis, मतलब एक साइटोजेनेसिस दोनों का है. ठीक है. फिर इधर एक और टर्म है spermatidogenesis. इधर ootidogenesis, वैसे इधर भी spermatidogenesis. फिर एक तीसरा spermiogenesis. ये spermiogenesis जो है ये उसमें जो है वो नहीं होता. और यहाँ पर टर्म है oogenesis, spermatogenesis. oogenesis में कौन सी 2 टर्म्स हैं? oocytogenesis, ootidogenesis. spermiogenesis में कौन सी 3 टर्म्स हैं? spermatocytogenesis, spermatidogenesis. जस्ट लाइक ootidogenesis वही एक्स्ट्रा है, दैट इज spermiogenesis. अब देखते हैं क्या, नाम तो बहुत बता दी, नाम थोड़ी पूछेंगे. अब पूछते हैं कि oocytogenesis कब कंप्लीट होता है. तो पहले बच्चे को पता नहीं oocytogenesis है क्या, तो वो तुक्के लगा के आ जाएगा एग्जाम में. oocytogenesis क्या होता है कि जब हमारे पास oogoनियम होता है ना, oogoनियम सिंपली जो है वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है. ये पहला स्टेप होता है हमारे पास oogenesis का. मतलब याद रख लें, oogenesis के पहले स्टेप को oocytogenesis कहते हैं कि उसमें oogoनियम प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो रहा है. इसमें दोनों रहेंगे डिप्लॉइड ही, दोनों डिप्लॉइड ही होते हैं. लेकिन ये 46 क्रोमोसोम है, इसमें 46 × 2 हो जाते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहीं पे भी पूरे oogenesis में, पूरा प्रोसेस तो oogenesis, आपको कहीं भी किसी सेल में इतने ज़्यादा क्रोमोसोम्स नहीं मिलेंगे जितने आपको इस स्टेप में के एंड में, मतलब प्राइमरी oocyte की स्टेज में मिलते हैं. क्योंकि प्राइमरी oocyte के बाद उन्हें meiosis 1, फिर क्रोमोसोम हाफ हो जाने, तो इधर अभी मैक्सिमम है. ठीक है, मैं क्यों बता रही हूँ मैं बताती हूँ. अब ये कब होता है oocytogenesis? oocytogenesis बेबी की पैदाइश से बिल्कुल पहले या जस्ट एट बर्थ, मतलब जब बच्ची पैदा हो गई है, माँ बाप ने उसको उठाया हुआ है, तो उसके अंदर प्राइमरी oocytes बन चुके हैं. एक सेकेंड, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे दिस प्रोसेस ऑफ दिस फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड एट बर्थ या फिर जस्ट बिफोर बर्थ, दैट इज ड्यूरिंग 3rd ट्रिमेस्टर के एंड में. ठीक है. अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अब आपके 2 रिकॉल्स कवर हो गए. पहला सवाल पूछा गया है कि oocytogenesis कब होता है. अब उसमें ऑप्शन में था फर्टिलाइजेशन के वक्त, ओव्यूलेशन के वक्त. तो अब जिनको पता ही नहीं है oocytogenesis क्या होता है, वो कैसे, जिन्होंने पहली दफ़ा सुने oocytogenesis का नाम, उनको क्या पता. तो oocytogenesis आप ये याद कर लें. इसी तरह से spermatocytogenesis भी याद कर लें कि जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब कन्वर्ट होते हैं, जब प्राइमरी बनता है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो कैसे बनता है कि जो स्पर्मेटोगोनियम होता है उसकी भी ग्रोथ या मेचुरेशन होती है, और इसमें भी ग्रोथ. अब ये भी पूछते हैं वो कि ये क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, तो ये इसको कहते हैं ये ग्रोथ या मेचुरेशन का. आपको ऑप्शन दी होगी माइटोसिस. माइटोसिस भी एक तरह से हो रहा है, लेकिन दिस इज बेसिकली ग्रोथ या मेचुरेशन ऑफ एन oogoनियम इनटू प्राइमरी oocyte. एंड एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, विच सेल इन oogenesis हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, दैट इज प्राइमरी oocyte. ये क्वेश्चन कवर हो गया. दूसरा क्वेश्चन कवर हो गया कि oocytogenesis क्या होता है और ये कब होता है. ठीक है ना. तो अब हम साथ ही स्पर्मियोजेनेसिस के एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस पूछा हुआ. स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जो है उसमें क्या होता है, तो बताएं मुझे. oocytogenesis में क्या हो रहा था? ग्रोथ या मेचुरेशन हो रही थी. स्पर्मेटोसाइट दोनों साइटोजेनेसिस हैं, दोनों में प्राइमरी चीज़ बन रही है.
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होगा, ग्रोथ या मैच्योरेशन। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है, विच प्रोसेस चेंजेस स्पर्मेटोगोनियम इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन, तो आपने मैच्योरेशन को चूज़ करना है। इसमें बच्चे डिफरेंशिएशन को चूज़ कर लेते हैं, मैच्योरेशन को चूज़ करने को आपको समझ आ गई है कि मैच्योरेशन या ग्रोथ दैट इज द प्रोसेस ऑफ साइटोजेनेसिस। अब इसी तरह से उस साइटोजेनेसिस में भी आपसे ये पूछ सकते हैं, इसका रिजल्ट होता है, अब इसको कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, इसका रिजल्ट क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अच्छा फिर आ जाता है स्पर्मेटिडोजेनेसिस। स्पर्मेटिडोजेनेसिस इज लाइक जस्ट लाइक ootidogenesis, जिसमें दो मेयोटिक डिवीजन, मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2, और फिर जब प्रोडक्ट बनती है मतलब प्राइमरी oocyte मेयोसिस 1 होगा, फिर सेकेंडरी oocyte बनेगा, फिर सेकेंडरी oocyte मेयोसिस 2 होगा, और फिर क्या बनेगा, फिर ooted बनेगा। उसी तरह से इधर भी जब दो मेयोटिक डिविजन्स होंगी और स्पर्मेटिड बनेगा तो उसको कहेंगे ootidogenesis, मतलब टिड बन रहा है एंड में, और उसको कहेंगे स्पर्मेटिडोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड्स जो स्पर्मेटोजोआ में डिफरेंशिएट होने से नॉन स्पर्मियोजेनेसिस, या आपको स्पर्मियोजेनेसिस का ही पता ये पूछते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों टर्मिनोलॉजीज स्पर्मियोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस नहीं, क्या था प्रोसेस, क्या था पूरा, स्पर्मेटोजेनेसिस, दिमाग हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस के तीनों टर्मिनोलॉजी समझ आ गई और oogenesis की दोनों टर्मिनोलॉजी और एमसीक्यू समझ आ गया। सो लेट्स जस्ट रिकॉल, oocytogenesis क्या था, कब होता था, उससे क्या प्रोडक्ट बनती थी। पूरे oogenesis में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कौन से फेज में, कौन से सेल टाइप में थे, समझ आ गया। फिर ootidogenesis क्या होता था, समझ आ गया हमें। ठीक है, मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 का जो पूरा प्रोसेस होता है ooted बनने तक, उसको ootidogenesis कहते हैं। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या था, समझ आ गई, इसमें क्या होता था, ग्रोथ या डिफरेंशिएशन या मैच्योरेशन। फिर स्पर्मेटिडोजेनेसिस क्या था, सेम एज ootidogenesis। फिर एक और नई टर्म है इसमें जो कि oogenesis बनी है, स्पर्मियोजेनेसिस, वो क्या था, वो हमें समझ आ गया कि जो स्पर्मेटिड मैच्योर होते हैं इनटू स्पर्मेटोजोआ, उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक हो गया, अच्छा जी। सो बेसिकली वी हैव लर्नड अबाउट oocytogenesis when where product ootidogenesis। ना oogonia में 46XX होते हैं, प्राइमरी oocyte बनता है, ठीक है, उसमें हमारे पास 46XX इंटू 2 होते हैं। ठीक है, प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो गया, फिर जब प्यूबर्टी हुई तो क्या हो गया, अरेस्ट हो गया, यहाँ पे रुक गया ये। अब ये हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, लेकिन अभी ये अरेस्टेड है, ओव्यूलेशन होगी तो कंप्लीट होगा, लेकिन अभी तो बच्ची पैदा ही नहीं हुई। ठीक है ना, सो बेसिकली अब क्या हुआ कि द गर्ल हैज़ रीच प्यूबर्टी, तो अब उसका हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस फंक्शन हुआ, तो हाइपोथैलेमस से ये जो जल्दी जल्दी गो थ्रू करूँगी, ये बातें तो हमने एफएससी में भी पढ़ी हैं। जल्दी जल्दी से जीएनआरएच की पल्सेस स्टार्ट होंगी, एंटी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके एफएसएच रिलीज करेगा। अब देखें एफएसएच ने किस पर एक्ट करना है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल में। अब क्वेश्चन आता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल में क्या क्या है, तो प्राइमरी oocyte है और क्या है, ग्रैन्युलोसा सेल। और प्राइमरी oocyte की क्या खास बात है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स हैं ड्यूरिंग द होल oogenesis प्राइमरी oocyte में। अब अगला सवाल होता है ग्रैन्युलोसा सेल पर एफएसएच एक्ट करता है, एक रिकॉल ये है कि एफएसएच कौन से सेल पे एक्ट करता है, तो कॉमन सी बात है। अब ग्रैन्युलोसा सेल आगे से क्या बनाता है, इनहिबिन बी बनाता है, इनहिबिन ए नहीं बनाता, इनहिबिन ए कॉर्पस लुटियम बना रहा है। प्लीज नोट इट दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए एंड बी का पता होना चाहिए, ए कहाँ से आ रहा है, बी कहाँ से आ रहा है। और साथ में एस्ट्रोजन बन रही है, अब एस्ट्रोजन E1 बन रही है, E2 बन रही है, E3 बन रही है, मुझे भी नहीं याद रही, काइंडली चेक दिस, आई डोंट रिमेंबर। अच्छा है, फॉलिकुलर फेज में कौन सी एस्ट्रोजन, आई थिंक फॉलिकुलर फेज में आई थिंक E2 बनती थी, E3 तो हमें पता प्लेसेंटा बनाता है, प्रेगनेंसी में तो E1 पोस्ट मेनोपॉज होती है। आई जस्ट चेक दिस एट द एंड, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन नहीं बोलना आपने, एस्ट्रोजन की टाइप याद रखनी है फॉर MRCOG1 हर जगह, माई बैड। अच्छा, इनहिबिन बी और एस्ट्रोजन, अभी दोनों बन के दोनों ही गद्दार निकलते हैं एफएसएच के, और एफएसएच को बंद कर देते हैं। तो इनहिबिन बी तो नाम से पता चला एफएसएच को बंद करेगा, एस्ट्रोजन में जाके एफएसएच को बंद करेगा। एस्ट्रोजन ने 3 काम करने, नंबर 1 एफएसएच को बंद कराना, नंबर 2 इसने क्या करना है, यूट्रिन एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन, फॉलिकुलर फेज में प्रोलिफरेशन करानी है। नंबर 3 एलएच की सर्च करानी है। अब जो पहला काम किया कि इसने एफएसएच में नेगेटिव फीडबैक किया, उससे क्या हुआ कि मजीद फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, सिर्फ एक डोमिनेंट फॉलिकल्स ग्रो करेगा।
ठीक है, बियॉन्ड 6 mm वो ग्रो करता रहेगा, तो 18 से 20 mm तक जाएगा। अब जब हम COCPs देते हैं तो COCPs क्या करती हैं कि COCPs में ऑलरेडी एस्ट्रोजन होती है, तो वो फिर फॉलिकल्स की ग्रोथ ही होने देती है बियॉन्ड 6 mm। ये एक इंपॉर्टेंट रिकॉल है, पता होना चाहिए आपको। खैर, एफएसएच लेवल कम हो गए, हमें समझा कि एक डोमिनेंट फॉलिकल रह गई, बाकी सारे का एपोप्टोसिस हो गया। अब क्या होता है कि एस्ट्रोजन निकला 200 पिकोग्राम जब पहुंचा 48 आवर्स में, तो उसने LH का रिलीज़ कराया। अब LH ने क्या किया, पॉजिटिव इफेक्ट शुरू कर दिया इसने LH पे। अब आगे LH के फंक्शन हैं। LH ने 3 काम किए। सबसे पहले LH ने ग्रैनुलोजा सेल्स को ल्यूटिनाइज किया और उनसे कहा कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करो। अब प्रोजेस्टेरॉन का पता होना चाहिए, एक है लो प्रोजेस्टेरॉन, एक है हाई। अभी जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहे, देखिए अभी तो कॉर्पस लूटियम बनी नहीं, तो ये प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम से नहीं आ रहा, ये प्रोजेस्टेरॉन ग्लूटेनाइज ग्रैनुलोजा सेल्स से आ रहा है। अभी ओव्यूलेशन नहीं हुई, अभी LH सर्ज आई है, LH पीक नहीं आई। LH सर्ज आती है 36 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन, LH पीक आती है 16 आवर्स बिफोर। अब LH सर्ज ने लो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कराना है, कहाँ से, ग्रैनुलोजा सेल से, उनको ल्यूटिनाइज करके, और ये लो प्रोजेस्टेरॉन FSH और LH को इंक्रीज कराता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस। दूसरा काम इसने क्या करना है कि इसने जब ये LH सर्ज होती रहेगी, पीक आएगी तो ओव्यूलेशन करानी है, ये तो पता ही है सबको। उसके बाद तीसरा काम इसने करना है कि अब ग्रैनुलोजा सेल पे तो एक्ट करके प्रोजेस्टेरॉन लो लेवल प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करा दिया। थीका सेल से कहा एंड्रोजन मजीद बनाओ, वो ग्रैनुलोजा सेल में गए, टेस्टोस्टेरॉन कन्वर्ट हुआ E2 में और एंड्रोस्टीन डायोन E1 में एरोमेटेज के जरिए। तो ये 3 काम इसने कर लिए। यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। अब क्या होता है कि कॉर्पस लूटियम बन के जब ओव्यूलेशन हो गई तो ठीक है, अब देखें जब कॉर्पस लूटियम बनी तो अब कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन आना शुरू हो गई। कॉर्पस लूटियम का मेन हार्म, अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन है दिस इज हाई लेवल प्रोजेस्टेरॉन। हाई लेवल प्रोजेस्टेरॉन FSH और LH को बंद कर देता है। लो लेवल प्रोजेस्टेरॉन मतलब ओव्यूलेशन से राइट बिफोर ओव्यूलेशन भी प्रोजेस्टेरॉन था, लेकिन वो बहुत लो लेवल था और वो ग्रैनुलोजा सेल से ही आ रहा था अंडर द इफेक्ट ऑफ LH, और वो FSH और LH के लेवल को इंक्रीज करवा रहा था। लेकिन ओव्यूलेशन के बाद जो प्रोजेस्टेरॉन आया है वो हाई लेवल है और FSH और LH का दुश्मनों कहता है बस मैं ही रहूं, तो वो पीक करता है, FSH को ख़त्म करवा देता है ऑलमोस्ट। इसलिए डे 22 हम या डे 21 प्रोजेस्टेरॉन कराते हैं सब फर्टिलिटी के लिए। उस वक्त प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम होता है और FSH और LH मिनिमम होते हैं। दिस इज नॉट रिटन, यू शुड जस्ट नो दैट। आई एम सॉरी फॉर द शेकी कैमरा नाउ। इस LH ने ग्रैनुलोजा सेल को ल्यूटिनाइज किया, उनको प्रोजेस्टेरॉन बनाया। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉल है। अब मेन हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय ग्रैनुलोजा सेल, एस्ट्रोजन। अभी कौन सा E1 है, E2 है, E3, you guys have to write that down in the comment section because I don't remember. A main hormone released by granulosa cells which are luteinized is progesterone under the effect of LH. LH surge initiate किससे होती है, एस्ट्रोजन से 200 पिकोग्राम में 48 आवर्स, और मेंटेन किससे होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों से। लो लेवल प्रोजेस्टेरॉन कराता है ना FSH और LH को इंक्रीज। अच्छा जी, अब हो गया मेयोसिस 1 हो गया, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज हो गया। कॉर्पस लूटियम सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिलीज करता, साथ में एस्ट्राडायोल रिलीज करता है। E2 की याद रखें, E2 रिलीज करता है, साथ में इनहिबिन A रिलीज करता है। इनहिबिन B आ रहा था ग्रैनुलोजा सेल से जब उन पर FSH एक्ट करते थे, और इनहिबिन A आ रहा है कॉर्पस लूटियम से, और इन दोनों ने अभी भी वही काम करने हैं, FSH को बंद करवाना है। प्रोजेस्टेरॉन आया, ऐसे में नेगेटिव फीडबैक की, उनके हाई लेवल प्रोजेस्टेरॉन है। अच्छा, जैसे ही कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो रही है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो सारे हार्मोन खत्म और साइकिल दोबारा से शुरू, नेगेटिव फीडबैक खत्म। अब नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना होता है इस कॉर्पस लूटियम का, 12 से 16 दिन, लेकिन प्रेगनेंसी में ये 12 हफ्ते हो जाता है। 12 दिन कहाँ 12 हफ्ते, 10 से 12 हफ्ते याद रख लें। और बीटा ए नॉर्मली LH इसको मेंटेन कर रहा होता है, और प्रेगनेंसी में बीटा ACG इसको मेंटेन कर रहा होता है। मैक्सिमम जो ग्रोथ और एक्टिविटी है वो आपको 8 डे आफ्टर ओव्यूलेशन मिलती है। दिस इज अ रिकॉल। मिनिमम FSH और LH कब होते हैं, जब प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम होता है डे 22। विच हार्मोन इनिशिएट्स ओवेरियन साइकिल, क्या हुआ था प्यूबर्टी पे, पहले GnRH ने FSH को रिलीज कराया था, तब सब शुरू हुआ था, तो FSH ठीक हो गया। प्राइमरी फॉलिकल में क्या था, प्राइमरी oocyte प्लस ग्रैनुलोजा सेल। प्री एंट्रल बनी, एंट्रल बनी, मेच्योर ग्राफियन बनी, ठीक है। ग्रैनुलोजा सेल ने एस्ट्रोजन रिलीज कराया, प्रोलिफरेशन कराई, वी गॉट इट, ओके। नाउ